हेलो फ्रेंड्स, टेक ट्यूटर की एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हम अपना जावा में फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके बारे में अगर सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास में कोई एक पर्सन है, वो अगर किसी दूसरे पर्सन से बात करना चाहता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब ये कोई एक लैंग्वेज बताए और वो इस लैंग्वेज को समझ करके उसको वापस से इसका आंसर करे। परंतु अगर सपोज ऐसा हो कि ये वाला पर्सन तो जानता है हिंदी और ये वाला पर्सन हमारा जानता है फ्रेंच, तो क्या इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। इन दैट केस क्या होगा, ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ये कोई बात बोलेगा तो वो इसको समझ में ही नहीं आएगी और ये बोलेगा तो इसको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस चीज का सॉल्यूशन ये हो सकता है कि कोई एक पर्सन हमारे पास में ऐसा हो जो कि हिंदी और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज को अच्छे से जानता हो और वो यहां पर इंटरप्रेटर का काम करे इनके लिए। तब क्या होगा? इन दैट केस ये पर्सन इसको अपनी बात समझा पाएगा और ये इसको कन्वर्ट करके बता पाएगा। इससे ये जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली हो जाएगा। अब हम बात करें कि ये सारी चीज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में क्यों जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे पास में कंप्यूटर होता है, हमें क्या करना होता है, इसको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। जब आप इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे तभी तो ये वर्क कर पाएगा। इन दिस केस हमारे पास में अगेन सेम प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि ये जो पर्सन है इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती और कंप्यूटर को इस पर्सन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अब अगेन हमारे पास में क्या सॉल्यूशन भी बचता है कि अगर हम इनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें एक कोई मीडिएटर चाहिए जो कि क्या करे, ये वाला काम करे कि ये इसको भी समझा पाए और इसको भी समझा पाए और आपस में इंटरचेंज करके ये कम्युनिकेशन पॉसिबल करवा दे। यहां पर इस केस में ये कोई पर्सन नहीं होता, ये होता है हमारे पास में या तो कंपाइलर या फिर ये क्या हो सकता है, इंटरप्रेटर। ठीक है, अब अगर हमारे पास में कंपाइलर या इंटरप्रेटर हमारी वाली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दे किसमें, कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में, और कंप्यूटर वाली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दे हमारी वाली लैंग्वेज में, तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? तो कंप्यूटर क्या है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर ये है तो क्या होता है, इसको केवल और केवल दो ही चीजें समझ में आती हैं। क्या? करंट ऑन या ऑफ। करंट ऑन मीन्स 1 और करंट ऑफ को हम बोलते हैं 0। ठीक है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होगी? कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि ये जो है ये है आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब क्या ये लैंग्वेज हमें समझ में आ सकती है? नहीं, ये लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ सकती। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इस लैंग्वेज में कोडिंग करनी है तो मेरे विचार से तो आप कोडिंग ही छोड़ देंगे। परंतु पहले ऐसा होता था, ये बाइट कोड में कोडिंग की जाती थी जिसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते थे। इसके बाद में हमारे पास में सेकंड नंबर पे आई असेंबली लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसके अंदर आपके पास में 0101 की कोडिंग के साथ में, यानी कि ये जो बाइट कोडिंग होती है इसके अलावा आपके पास में कुछ होते हैं न्यूमेरिक्स, जैसे कि आपके पास में ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, रजिस्टर हो गया। तो ये जो चीजें होती थी इससे हमारी कोडिंग थोड़ी सी आसान हो जाती थी। परंतु इस लैंग्वेज को भी
आपका कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता, तो यहां पे हमें चाहिए होता था असेंबलर, जो कि अगेन इस पर्सन की तरह काम करता था, यानी कि ये हमें कन्वर्ट करके देता था मशीन लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज। परंतु इसमें भी कोडिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए फाइनली हमारे पास में है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या होती है? इसमें आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इंग्लिश जैसा होता है, जिसको कि आप इजीली समझ सकते हैं। इसके सिंटैक्स होता है, जैसे कि अगर आप बात करें हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में कुछ ग्रामर होती है, वर्ड्स होते हैं, इनके बेस के ऊपर वर्ब, प्रोनाउन, कई सारी चीजें होती हैं, इनके बेस पे आपकी पूरी की पूरी लैंग्वेज बनती है, जिससे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी बात समझा पाता है। इसी प्रकार से हमारे पास में जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनके लिए भी कुछ रूल्स हैं, तो इन रूल्स को हम बोलेंगे सिंटैक्स के हिसाब से ये सही होने जरूरी होते हैं, अदरवाइज क्या होता है आपका जो कोड होता है उसमें एरर आ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं हिंदी के अंदर कुछ गलत भी अगर बोल दूं, जैसे कि मेरे को बोलना है कि मैं जाना चाहता हूं, मैं अगर बोल दूं मैं चाहता हूं जाना, तो भी आप समझ जाएंगे कि मैं क्या चाह रही हूं। बट अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने आप से दिमाग लगा करके कुछ काम कर पाए। हालांकि अब धीरे धीरे कुछ एआई वाली चीजें स्टार्ट हो रही हैं, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर को समझाने के लिए जो हमें लैंग्वेज चाहिए वो हमारी प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप मेरे विचार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज ये भी होती हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में ही आती है। पर फिलहाल अभी आप लोगों के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इतना समझना काफी है। तो हम आगे चलते हैं। यहां पे मैंने आपको यही सारी चीज यहाँ पे बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ये किस टाइप से वर्क करती है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें क्या स्क्रिप्टिंग वगैरह ये सारी चीजें करनी होती है। इस सारी चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप क्या होते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें आपको क्या चाहिए होता है? असेंबलर। और इसमें हमें क्या चाहिए होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में वर्क कर सकते हैं। अब जो जावा है वो हमारी क्या है? वो हाई लेवल लैंग्वेज है। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे देखिए, अगर हमारे को बात मैं करूं कि C++ में अगर पहला प्रोग्राम बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे। हम सबसे पहले लिख रहे हैं यहाँ पर कोई एक हेडर फाइल को इंक्लूड करवा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। हेडर फाइल्स क्या होती है? पहले से जो कोड लिखे हुए होते हैं उन कोड को अगर आप अपनी फाइल के अंदर लेना चाहते हैं या काम में लेना चाहते हैं उन फंक्शंस को, तो आप यहाँ पर उसको इंक्लूड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास में क्या होता है? मेन फंक्शन होता है जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सी आउट से आप क्या करवाते हैं? कोई भी अपना आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ये लाइन प्रिंट करवाई जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटपुट में आपको मिल रही है। जावा की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में सबसे पहले आती है क्लास। फिर देखिए मेन लिखने का भी जो तरीका है वो कितना लंबा सारा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो ये क्या है ये मैं आपको अभी बताने वाली हूं। system.out.println, इसके अंदर आपका जैसे यहाँ पर आपने लिखा है सी आउट, वैसे ही यहाँ पर होता है आपका system.out.println। क्या होता है इस बारे में हम अभी बात करते हैं। और ये लेकिन जो यहाँ पे आपने लिखा होगा इसको एज ए आउटपुट आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो काफी कुछ आपको देखने में लग रहा होगा कि सिमिलर सी चीजें है। मेन मेथड है, अगेन इसके अंदर भी आपने कुछ प्रिंट करवाया, इसमें भी आपने प्रिंट करवाया। बस प्रिंट करवाने का तरीका क्या हो गया आपका थोड़ा सा अलग हो गया, बाकी सिंटेक्स काफी कुछ मिलता जुलता है। अब हम देखते हैं कि
जो हमने पीछे अभी प्रोग्राम देखा था उसके अंदर ये क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, ये सारी चीजें क्या थी, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लास की, तो क्लास एक जनरलाइज्ड फॉर्म है किसी भी चीज का। जैसे कि मैं बात करूं अगर पेन, तो ये आपका एक क्लास है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपका पेन, मेरा पेन, माई पेन, योर पेन, जिसमें कि आपके डायमेंशंस क्लियर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कैसे? जैसे कि सिंपली अगर मैं पेन बोलती हूं तो आपके ध्यान में क्या आता है कि एक कोई भी इस टाइप की चीज है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ध्यान में आएगा कि ये एक पेन है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कौन से कलर का, तो आप कहेंगे पेन तो किसी भी कलर का हो सकता है। हो सकता है आप रेड लिख रहे हो सकता है आप उससे ब्लू लिख रहे हो। पेन आपका इंक वाला भी हो सकता है। पेन आपका दूसरा होता है बॉल पेन, वो भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैं बोल देती हूं माई पेन, यानी कि जो मेरे पास में पेन है वो वाला पेन, तो अब उसके अंदर आप कलर भी बता सकते हैं, उसकी हाइट विड्थ भी बता सकते हैं, वो किस टाइप का है, वो सारी चीजें आप इसके अंदर बता सकते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और ये है यहाँ पर एक क्लास। ठीक है, इस टाइप से आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूं रूम, तो रूम क्या है, रूम यहाँ पर एक क्लास है। क्यों? क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। जब भी मैं रूम बोलूंगी तो उसका मतलब साफ होगा कि कोई एक ऐसी जगह जहां पर 4 दीवारें होंगी, उसमें कुछ खिड़की होंगी, कुछ दरवाजे होंगे, और क्या होगा, उसके ऊपर कवर्ड छत होगी और उसमें कुछ फर्नीचर वगैरह हो सकता है, या फिर वो किसी क्लासरूम हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन रूम का मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं पूछूं रूम की क्या हाइट है, क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, तो आप कहेंगे कौन से रूम की। क्यों? क्योंकि ये तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। परंतु जैसे ही मैं बोलूं माई क्लासरूम, तो फिर सारी चीजें आप उसकी बता सकते हैं कि उसकी कितनी हाइट है, विड्थ है, कितनी उसकी डायमेंशंस हैं, ये सारी चीजें आप उसके अंदर बता सकते हैं। ठीक है, उसमें कितने खिड़की है, दरवाजे हैं, उसमें कितना फर्नीचर है, ये सारी की सारी चीजें आप उसके अंदर बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर यूज किया था वो था क्लास। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्लास हमने बनाई थी एक सिंपल, तो इसका हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई क्लास। अब बात करूं मैं पब्लिक। पब्लिक हम कहाँ यूज करते हैं? पब्लिक हम यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि इस मेथड को या इस क्लास को कहीं से भी यूज किया जा सके। ये क्या करता है, आपका विजिबिलिटी, विजिबिलिटी को शो करता है कि आपकी ये जो क्लास है ये कहां से देखी जा सकती है, या मेथड जो है वो कहां से आपका विजिबल देखा जा सकता है। जैसे कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड, या अलग अलग चीजें होती हैं इसके अंदर, प्राइवेट वगैरह। तो ये हम चीजें बाद में देखेंगे, इनको हम एक्सेस मॉडिफायर्स भी बुलाते हैं, लेकिन हम इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हमारा आता है स्टैटिक। एक्चुअली जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। इन दैट केस ही हम उसके ऊपर कोई भी मेथड्स को यूज में ले सकते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो C++ होता है उसमें हम बोलते थे फंक्शन, और यहां पर हम इसको बोलते हैं मेथड। ठीक है, इनमें कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बस लैंग्वेज का फर्क आ जाता है कि वहां पे हम इनको फंक्शंस बुलाते थे और यहाँ पे हम इनको मेथड्स बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा मेन मेथड है, इसको कॉल करने के लिए अगर मैं चाहती हूं कि मेरे को ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, तो हम इसके लिए इसको क्या कर सकते हैं, स्टैटिक बना सकते हैं। स्टैटिक का पूरा कंसेप्ट जो है वो आपको आगे वाली वीडियोस में अच्छे से समझाया जाएगा। वॉइड क्या करता है, जब हमारे पास में कोई भी मेथड होता है, हम कोई भी काम करते हैं, हमने ये काम करा तो उसका कोई आउटपुट निकलता हो सकता है वो इसी के अंदर रहे या फिर हम उसको कहीं बाहर भेजें। हमारा मेन मेथड है वो कुछ भी यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहा है,
void का मतलब होता है नथिंग। तो यहाँ पे void हमने इसलिए काम में लिया, अगर हम इसकी जगह पे कोई और दूसरा डेटा टाइप लिखते तो वो इसको रिटर्न करना होता। मेन हमारा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाते हैं। यानी कि ये अगर हमारा प्रोग्राम है और यहाँ पे अगर मेन लिखा हुआ है तो आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा, यहाँ से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है, हमें मेन मेथड के अंदर हम कुछ पैरामीटर पास भी करवा सकते हैं। ये आपने देखिए यहाँ पर है स्ट्रिंग args। यहाँ पे आप कोई चीज अगर इस मेन मेथड में पास करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस वैल्यू को दे सकते हैं, जो कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते हैं। इसके ऊपर भी एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी आने वाले समय में। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा आता है system.out.println। तो system.out.println में सिस्टम क्या है, सिस्टम आपकी एक क्लास है। इसके बाद में ये जो है आपका आउट, ये एक ऑब्जेक्ट है किसका, प्रिंट स्ट्रीम का। प्रिंट स्ट्रीम मेथड प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और इसके बाद में ये एक मेथड है जो कि कॉल किया जा रहा है। इनके बारे में भी हम आने वाले समय में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि हम मेन मेथड बुलाते हैं को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम मेन मेथड बनाएंगे और यहाँ पर system.out.println से उसके अंदर कोई भी वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं। जस्ट अगर इतना आपने सीख लिया तो काफी है। आने वाले समय में हम धीरे धीरे बाकी चीजें भी सीखेंगे। यहाँ पे आप ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो देख सकते हैं। जो क्लास है वो क्या है, डिक्लेयर अ क्लास। इसके लिए एक कीवर्ड है जो कि यूज में लिया जाता है, ठीक है। पब्लिक क्या है, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, इससे क्या आपकी विजिबिलिटी शो होती है। स्टैटिक क्या है, स्टैटिक क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इसके लिए कोई एक ऑब्जेक्ट बनाएं, तो नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये काम करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक यूज में लेना पड़ेगा। वॉइड ये क्या कर रहा है, आपका रिटर्न टाइप बता रहा है और वॉइड का मतलब होता है कि ये कुछ भी आपका रिटर्न नहीं कर रहा है। मेन क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे कि आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। स्ट्रिंग args जिससे कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, जिसको हम आने वाले सेक्शंस में आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ये हम इसके अंदर मेन के अंदर पास करवा सकते हैं। system.out.println ये मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर सिस्टम एक क्लास है जिसके अंदर आउट एक ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का बना हुआ है, ये सिस्टम का नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट आपका किसका, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। और println एक मेथड है जिसको कि कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो हम इनको एक बार प्रोग्राम के ऊपर करके देख लेते हैं। VS कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये हमने देखा था कि जब हमने बनाया था प्रोग्राम, कैसे इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे वगैरह, ये सारी चीज मैं उसमें बता चुकी थी। यहाँ पे अगर आप रन वाला बटन दबाएंगे या फिर आप F5 दबा करके भी इस प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड मिल गया। ये हमने जो प्रोग्राम अभी बनाया था उसी तरह का प्रोग्राम है। अब देखिए अगर यहाँ पे आपको और कुछ करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ int a, b, c और मैंने डाल दिया यहाँ पर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू मैं लिख देती हूँ a प्लस b। हमने क्या किया, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। ये वेरिएबल्स क्या होती हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी बस आप ये मान लीजिए कि a एक वैल्यू है जिसमें 5 है, b में आपके 10 है। जब हमने c इज इक्वल टू लिखा a प्लस b, तो हमारे पास में c में क्या वैल्यू आ जाएगी, 15। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहें, प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे मैंने system.out.println जिसमें मैंने वैल्यू लिख दी है c, सिंपल मैंने ये यहाँ पे टाइप कर दिया। तो
तो अब मेरे पास में 2 लाइनें यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, एक तो हेलो वर्ल्ड और दूसरा मेरा प्रिंट होगा उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में 15। इसको हम रन करवा के देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ पे विजिबल है, 15 ये आपका यहाँ पर शो हो रहा है। इस सब तरह से आप क्या कर सकते हैं, जावा में अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। आज हमने सीखा कि हम जावा में अपना प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।